रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम students, I am Raib Masab Zubair, your chemistry teacher. Today I am going to discuss about stability of benzene. Basically I am going to continue the topic discussed in previous lecture, that was stability of benzene। और हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि बेंजीन को स्टेबल क्यों होती है, जिसमें हमने एक पॉइंट को जिक्र किया, एक पॉइंट का हमने कंक्लूजन निकाला कि इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, के बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है वो क्या होता है, डीलोकलाइज रहता है, हाईली एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज रहता है। इसका मतलब क्या है कि किसी एक जगह पर फिक्स नहीं होता। इसकी वजह असल में क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि हमने कहा कि कार्बन के 2pz ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एक कार्बन की बात करें तो वो एक ही वक्त में डिफरेंट पेयरिंग स्कीम शो कर सकते हैं। अपने राइट साइड वाले कार्बन से भी पेयरिंग स्कीम शो कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड वाले एडजेसेंट कार्बन के साथ भी पेयरिंग स्कीम शो कर सकते हैं। तो इस डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की वजह से हमने एक फिनोमेनन कंक्लूड किया जिसको हमने नाम दिया था रेजोनेंस का। तो बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाज ड्यू टू द रेजोनेंस या ड्यू टू द डिफरेंस इन पेयरिंग स्कीम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आज हमने डिस्कस करना है रेजोनेंस एनर्जी। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है, डेफिनेशन से मुराद ये इसका मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसकी दो वैल्यूज़ हैं एनर्जीज़ की, एक एक्चुअल वैल्यू है और एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। अब इस डिफरेंस को बल्कि इस एक्चुअल और कैलकुलेटेड एनर्जी का मतलब समझते हैं। कैलकुलेटेड एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट ईयर में आपने एक टर्म यूज़ की थी स्टिशियोमेट्री। वहाँ पर आपने कहा था, एज्यूम किया था, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 मोल रिएक्टेंट का हो और उससे 1 मोल प्रोडक्ट का बन रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरेटिकल एजम्पशन, हमारे पास क्या होगा, 1 मोल रिएक्टेंट के से 1 मोल प्रोडक्ट का बनेगा। तो इसी तरह 2 मोल रिएक्टेंट के लेंगे तो 2 मोल प्रोडक्ट के बनेंगे, 3 मोल रिएक्टेंट के लेंगे तो 3 मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी सेम है कि एक्चुअल जो एनर्जी है वो तो चलो एक्चुअल और चीज़ है, कैलकुलेटेड एनर्जी जो है वो क्या होती रहती है, हम एक बाकायदा सीक्वेंस के साथ उसको कैलकुलेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। लेकिन एक्चुअल एनर्जी जो है वो किसी मॉलिक्यूल की कम हो जाती है। यहाँ पर हम जिस एनर्जी का जिक्र करने जा रहे हैं वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। वो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हम जानते हैं क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी चीज़ में जहाँ पर अनसैचुरेशन हो, पाई बॉन्ड हो, वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करवाएं, उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी, एलिमिनेट होगी, रिलीज़ होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात की जाए तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे और फिर थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करेंगे, और उसके दरमियान क्या जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम नाम देंगे रेजोनेंस एनर्जी का। तो हम वन बाय वन हम अब बेंजीन की बात करेंगे। तो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, हमने उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को इस्तेमाल करके बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। तो अब बच्चों एक याद रखिएगा, इससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि एक्चुअल एनर्जी जो है, हमने डिफरेंस क्यों यूज़ किया, डिफरेंस इसलिए यूज़ किया कि बेसिकली एक्चुअल एनर्जी जो है हर चीज़ की क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल एनर्जी। जैसा कि हमने वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला हमने फार्मूला यूज़ किया, हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि 1 मोल रिएक्टेंट का अगर हम लें तो 1 मोल प्रोडक्ट का बनेगा, तो 2 मोल रिएक्टेंट के लिए तो 2 मोल प्रोडक्ट के बनेंगे। ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन एक्चुअली जो यील्ड होती है हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर। यहाँ पर भी एक्चुअल एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक्चुअल एनर्जी ये कॉमन फिनोमेना है कि एक्चुअल एनर्जी किसी भी चीज़ की कम होगी तो इसका मतलब है वो स्टेबल है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो इसकी मिसाल भी मैं आपको दे दूँ कि ये तो एक जनरल रूल है। एक कमज़ोर इंसान है, उसके अंदर एनर्जी कम है, वो किसी को नहीं छेड़ेगा, आराम से पड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा। जबकि एक बॉडी बिल्डर है, एक पावरफुल जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है,
तो वो उसको कोई छेड़ के देखे वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमने अनसैचुरेशन लेनी है, तो हम डायरेक्टली बेंजीन नहीं लेंगे बल्कि बेंजीन जैसा ही एक मॉलिक्यूल लेंगे। हमने क्या किया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल लिया और उसको क्लोज कर दिया, यानी कि क्लोज्ड रिंग ली और उसमें एक पाई बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक पाई बॉन्ड बना दिया। और एक पाई बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, एक पाई बॉन्ड में जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। पाई बॉन्ड ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट हासिल होगी, सारी के सारी सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ये अब सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन है, हेक्सेन होगा। क्लोज्ड है तो हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन। क्लोज होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन, जबकि वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे क्या था, साइक्लोहेक्सेन था। और बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोजन का जब एक मोल ऐड होगा या एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, उस ऐड होने एडिशन के दौरान, यानी कि उस हाइड्रोजनेशन के दौरान जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होगी, दैट विल बी इक्वल टू -119.5 किलो जाउल पर मोल। बच्चों एक बात यहाँ पर आपने याद रखनी है कि माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो करने के लिए कि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही। यहाँ पर ये आपने बिल्कुल नहीं लेना कि माइनस की साइन जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, माइनस की साइन की वजह से वो एक्चुअल एनर्जी कम होती जाएगी। नहीं, माइनस की साइन का मतलब ये है कि रिएक्शन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है जी। इसी तरह हम क्या लेते हैं, अब हमने बात करनी है बेंजीन की। आहिस्ता आहिस्ता हमने बेंजीन की जाने बढ़ना है, तो हम बेंजीन की जाने बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पाई बॉन्ड दिया, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये पहला पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड बट एट अल्टरनेट पोजीशन। बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो हमने पहले एक पाई बॉन्ड लिया, अब 2 पाई बॉन्ड लेंगे। अब इसको तो हमने डायरेक्ट सिंपल कह दिया, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। पहली कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं और ये छठी। इसी तरह इसको अगर कहें, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी कार्बन, तो इसका हम नाम क्या देंगे, 6 कार्बन है, हेक्सेन। हेक्सेन में क्या होगा, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, हेक्साडाइन। और फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी अगर हम मेंशन करना चाहें तो पहली कार्बन पर है और फिर यहाँ से तीसरी कार्बन पर है। इधर से हम काउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि इधर से दूसरा बॉन्ड की जो है, दूसरे बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है, दूर पड़ जाती है। यानी कि 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, तो दूसरा पाई बॉन्ड जो है इधर से करीब आता है, तो इधर से हमने काउंटिंग की तो हम क्या कहेंगे, 1 3, यानी कि पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 3 साइक्लोहेक्साडाइन। और हमारे पास एक पाई बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, तो 2 पाई बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो उसी तरह से प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। और पाई बॉन्ड ख़त्म होने की वजह से सारे के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास सेम प्रोडक्ट बनेगी, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर आप काबिल गौर बात यह है कि हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होनी चाहिए। एक पाई बॉन्ड में हाइड्रोजन जब ऐड हुआ था तो कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व हुई थी, -119.5। तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होने के दौरान हमारी कैलकुलेटेड एनर्जी क्या होनी चाहिए, थ्योरेटिकल एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए, इसका 2 टाइम्स, यानी कि एक पाई बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी, 2 पाई बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए उसका दुगना एनर्जी। तो कितनी होनी चाहिए, -239 किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। लेकिन यहाँ पर ये तो है इसकी कैलकुलेटेड, ये तो है इसकी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन जब एक्चुअल मालूम की गई, एक्चुअली इसको कैलकुलेट किया गया थ्रू सर्टन पैरामीटर्स, थ्रू सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स, तो एक्चुअल जो आई वो एनर्जी इससे क्या थी, कंपैरेटिवली कम थी। दैट वाज अबाउट -231.5 किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। तो इसका मतलब है कैलकुलेटेड में और एक्चुअल में क्या आ गया डिफरेंस, एक्चुअल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब जैसे ही हमने थोड़ी सी कोशिश की बेंजीन की जाने बढ़ने की, उसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई। स्टेबिलिटी आने के मतलब क्या है, उसकी एक्चुअल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एक्चुअल एनर्जी कम होने की वजह से उसकी 2 एनर्जीज़ की वैल्यू में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 7.5 किलो जाउल पर मोल या 7 किलो जाउल पर मोल होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक और पाई बॉन्ड का इजाफा करते हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला था, यहाँ पर हमने दूसरा लगाया
और यहाँ पर फिर से अल्टरनेट पोजीशन पर हम तीसरा पाई बॉन्ड लगा देते हैं और इसकी भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 3 पाई बॉन्ड हैं। तो 3 पाई बॉन्ड को यानी कि डबल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ट्राईन। क्या कहेंगे, ट्राईन। तो हम क्या इनकी पोजीशन अगर कहें 1 3 5 1 3 5 साइक्लोहेक्सा ट्राईन नाम होगा इसका। और यहाँ पर अगर हम इसी तरह हाइड्रोजन ऐड करवाना चाहें तो कैसे ऐड होगा, हम जानते हैं एक पाई बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल ऐड हुए थे, एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ था। 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हुए थे और इसी तरह 3 पाई बॉन्ड के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल एनर्जी इस केस में क्या होनी चाहिए, एक पाई बॉन्ड के लिए हमारे पास 119.5। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड ख़त्म किए जा रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड ख़त्म किए जा रहे हैं। तो कैलकुलेटेड कितनी होनी चाहिए, इसका 3 टाइम यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 358.5 किलो जाउल पर मोल। सॉरी -350 है, कितनी होगी, -358.5 किलो जाउल पर मोल। बच्चों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की स्ट्रक्चर है का मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन की किसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है? जी बिल्कुल, कैक्यूल स्ट्रक्चर थी बेंजीन की प्रपोज जो बिल्कुल सेम जैसी थी। तो जब इसका मतलब है जब हमने बेंजीन को कंपेयर किया 135 साइक्लोहेक्साट्राईन से, यानी कि बेंजीन की भी हाइड्रोजनेशन करवाई हमने, जब बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल की हमने हाइड्रोजनेशन करवाई, इसी तरह बिल्कुल सेम बेंजीन में भी 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, जब सेम है तो उसमें भी 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे हाइड्रोजन के। तो इस दौरान भी हमारे पास वही प्रोडक्ट बनी साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इस दौरान जो एक्चुअल एनर्जी यानी कि बेंजीन की एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी दैट वाज इक्वल टू -208 किलो जाउल पर मोल। ह्यूज डिफरेंस आ गया, 8 किलो जाउल पर मोल। अब आप खुद देखें हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी कितनी थी, -358। कैलकुलेटेड कितनी थी, -358.5, जबकि एक्चुअल कितनी आ गई, और कम हो गई, दूसरे केस से भी कम हो गई। तो इन दोनों का जब डिफरेंस देखा गया दैट वाज इक्वल टू -150.5 किलो जाउल पर मोल। यानी कि डिफरेंस हमारे पास क्या है, डिफरेंस को ही तो हमने नाम दिया है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी को ही तो हमने नाम दिया है रेजोनेंस एनर्जी का। इसका मतलब बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी थी, 150.5 किलो जाउल पर मोल। अब इससे एक बात तो हम अखज़ करना ज़रूर चाहेंगे, यहाँ पर गौर से देखें, जैसे जैसे हम बेंजीन की जाने बढ़ते जा रहे हैं, एक्चुअल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक्चुअल एनर्जी कम का दूसरा मतलब क्या है, एक्चुअल एनर्जी कम का दूसरा मतलब ये है कि डिफरेंस यानी कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। एक्चुअल एनर्जी कम, जितनी कम होगी डिफरेंस उतना ज़्यादा होगा, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी किसी भी मॉलिक्यूल की, यहाँ पर बेंजीन की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तभी होगी जब एक्चुअल एनर्जी कम होगी, और एक्चुअल एनर्जी कम होने का मतलब यही है कि वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो गई, रेजोनेंस एनर्जी हमने निकाली बेंजीन की कितनी है। अब आ जाते हैं इसके एक बहुत अहम पार्ट की तरफ, इसी टॉपिक के, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसी टॉपिक के एक बहुत अहम पार्ट की तरफ जो कि है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंतहाई आसान है, बच्चे देखकर परेशान हो जाते हैं। बच्चों आपने याद रखना है हमने कितनी एनर्जीज निकाली हैं, एक ये दूसरी और ये तीसरी। हमने 3 एनर्जी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हमारे पास कितनी थी, एक 119.5, एक कितनी थी 239, और तीसरी कितनी थी हमारे पास 358.5। परेशान नहीं हो ना, ये रेजोनेंस एनर्जी को भी हम यहीं पर निकालेंगे। अब ये हमारे पास ये तीनों एनर्जीज किस किस की थी, एक हमारे पास थी साइक्लोहेक्सीन की, एक थी हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, दूसरी एनर्जी हमारे पास किसकी थी 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन,
और तीसरी एनर्जी हमारे पास क्या थी, किसकी थी, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। और चौथी और एंड पर हमने किसकी निकाली थी, बेंजीन की। किसकी निकाली थी, बेंजीन, यानी कि 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसकी, बेंजीन की, वो हमने यहाँ पर निकाली। तो ये हम अब ग्राफ बनाना आसान हो गया है। साइक्लोहेक्सेन की ये एनर्जी कब हमें हासिल होगी, साइक्लोहेक्सेन के नतीजे में, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल आसान है, ग्राफ बनाने का तरीका अक्सर बच्चों को आता है। क्या हम इसको ले आएंगे, इसको ले आएंगे और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे वहाँ पर हम इसका क्या बना देंगे, असल प्रोसेस जो यहाँ पर हो रहा है, ये किसकी, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर है। उसकी जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तब जाकर हमें ये एनर्जी हासिल होगी। बहुत सिंपल है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये एनर्जी कब हमें हासिल होगी, जब हम इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यानी कि इस मॉलिक्यूल को ऊपर लें यहाँ पर, इसी तरह इस यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रा करें और यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रा करके उसमें करवा दें हाइड्रोजन एंड। कितने बॉन्ड हैं, 1 3, यानी कि 2 बॉन्ड, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 2 बॉन्ड की वजह से हम यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 135 की जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यानी कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे, तब जाकर हमें ये एनर्जी हासिल होगी। तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसी एनर्जी को और इस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। और ये ग्राफ मुकम्मल होने के करीब आ गया है तकरीबन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 135 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि ये 1, ये तीसरी पोजीशन पर पाई बॉन्ड और ये 5वीं पोजीशन पर पाई बॉन्ड। और इनकी जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो 3 पाई बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे यहाँ पर, और हमारे पास ये एनर्जी, इतनी एनर्जी हमें हासिल होगी। अब हमने क्या करना है, एंड पर हमने क्या किया, बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन ऐड करवाए तो हमारे पास कितनी एनर्जी हासिल हुई, 208। हासिल होने का मतलब माइनस, इवॉल्व हुई। तो हम 208 तकरीबन हमारे पास यहाँ पर आते हैं, तकरीबन हमारे पास ये पॉइंट बनता है। तो बेंजीन और ये पॉइंट जब हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल बनेगा। और उसी तरह बेंजीन में हम क्या करेंगे, जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, बेंजीन में भी इसी तरह 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे तो हमें कितनी एनर्जी हासिल होगी, 208.5। कितनी होगी, 208.5। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी इक्वल टू 208.5 किलो जूल पर मोल। और इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी इसकी क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है। तो हम जो इस दोनों के ये इतनी एनर्जी आनी चाहिए थी, ये इसकी कैलकुलेटेड एनर्जी आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल एनर्जी इसकी बेंजीन की इतनी आ गई। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस क्रिएट हुआ कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो था -150.5 का, 50.5 का, जिसको हमने नाम दिया रेजोनेंस एनर्जी का, दिस वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। और हाँ, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिस मॉलिक्यूल की भी रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब एक्चुअल एनर्जी कम होगी। और एक्चुअल एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि वो चीज़ स्टेबल है। ये बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल, और एक्चुअल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसी की वजह से ही तो डिफरेंस आता है बिटवीन एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल। उसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर का दूसरा हिस्सा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को प्रिपेयर करने के 2 मेथड हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को, यानी कि बेंजीन को प्रिपेयर करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है हम जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ करते हैं, यानी कि कमर्शियल लेवल पर, यानी कि अगर बेंजीन को बहुत बल्क अमाउंट में तैयार करना हो तब हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है अल्केन्स को एज अ सोर्स इस्तेमाल करेंगे। अल्केन्स हमारे पास यहाँ पर जो इस्तेमाल होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक ओपन चेन अल्केन और दूसरा क्लोज्ड चेन अल्केन। ओपन चेन अल्केन हम जानते हैं, अब ओपन चेन यानी कि हमने एक और नाम भी ओपन चेन से मुराद एलिफेटिक पढ़ा हुआ है। तो हमने बेंजीन बनाना है तो बेंजीन से मुराद ये है कि कम से कम हमने 6 कार्बन वाला अल्केन यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 6 कार्बन वाला अल्केन ड्रा करने लगा हूँ ओपन चेन वाला।
इसको हमने कन्वर्ट करना है, ये मैंने क्या लिखा है 6 कार्बन वाला अल्केन यानी कि हेक्सेन ओपन चेन अल्केन लिखा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसी न किसी तरह बेंजीन में, किसी न किसी तरह बेंजीन में। ले जी, तो अभी तो हमारा स्टार्ट कुछ इस तरह से होना है। मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर एक याद रखना है कि ओपन चेन अल्केन को बेंजीन में कन्वर्ट करने के अमल को हम एक नाम देते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं एरोमेटाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरोमेटाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, ओपन चेन अल्केन कोई भी ले लें, मिनिमम 6 कार्बन वाला हम लेंगे, और उसकी शर्त ये है बेंजीन बनाने के लिए कि पहली कार्बन और आखिरी कार्बन यानी कि छठी कार्बन, पहली और 6th कार्बन, पहली हम ये ले लेते हैं, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। पहली और छठी कार्बन के दरमियान क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। इस लिंक बनाने की खातिर, इस लिंक को समझाने के लिए मैं इसी ओपन चेन अल्केन को ही एक और फॉर्म में ड्रा करने लगा हूं। ये देखिएगा ज़रा, ये पहली कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। और मैंने यही कहा कि ये पहली कार्बन है, ये छठी कार्बन है। पहली और छठी के दरमियान क्या होना चाहिए? लिंक। छठी से आगे जितनी मर्जी हो, लिंक हमने किसके दरमियान क्रिएट करना है? पहली और 6th कार्बन के दरमियान। तो 6th कार्बन के दरमियान हम लिंक कैसे क्रिएट करेंगे? हम जानते हैं पहली कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है, 6th कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यानी कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे। क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकालेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, इस कार्बन में से भी एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, ताकि दोनों कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो, और वो बॉन्ड किसके लिए इस्तेमाल करें? आपस में लिंक क्रिएट करने के लिए, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पर इस पे 1st और 6th कार्बन के दरमियान लिंक क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से शो करेंगे। ये कार्बन और ले जी, ये कार्बन 1st और 6th कार्बन के दरमियान लिंक क्रिएट हो गया। बाकी कार्बन वैसे की वैसे। ये 1st कार्बन के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 रह गए। इस 6th कार्बन के पास भी पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 रह गए। और बाकी तमाम कार्बन के पास क्या थे? 2 हाइड्रोजन थे, ताकि उनके बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो उनको भी मैं यहाँ पर तमाम को वैसे का वैसे ड्रा करने लगा हूँ, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ले जी, अब एक स्टेप में हमारे पास ओपन चेन अल्केन कन्वर्ट हो गया है क्लोज्ड चेन अल्केन में, यानी कि साइक्लो अल्केन में। और ये क्या है? इसको अगर नाम देना चाहें तो एन हेक्सेन होगा, और इसको हम नाम देना चाहें तो क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन होगा। साइक्लोहेक्सेन से हम अब आसानी से बना सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं? बेंजीन बना सकते हैं। कैसे? अब अगर गौर से देखें, इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसमें और इसमें फ़र्क किस चीज़ का है। हर एक तो फ़र्क है बॉन्ड्स का, कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गए हैं। लेकिन इससे भी एक अहम हिंट है समझने के लिए, वो ये है कि हर कार्बन के पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो हम इस हिंट को इस्तेमाल करते हुए अपने वो पाई बॉन्ड भी डिवेलप कर लेंगे। कैसे? मैं क्या करता हूँ, हर कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। मैं हर कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इन दोनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसी तरह इस कार्बन के भी दोनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये देखें, ये इस कार्बन में से भी एक हाइड्रोजन गया, इस कार्बन में से भी एक हाइड्रोजन गया, दोनों हाइड्रोजन गए, यानी कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल गया, रिमूव हुआ। इसी तरह अब नेक्स्ट कार्बन, अब इसके कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रह गया, जो कि हमारे बेंजीन के लिए नेसेसरी कंडीशन है। अब इन हाइड्रोजन के जाने की वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, का इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। मैं यहाँ पर अलहदा से बना देता हूँ कार्बन, और ये कार्बन के दरमियान पहले क्या था? सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर गौर से देखिएगा, हम जानते हैं
ईच कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईच सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस बॉन्ड का मतलब ये है कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा वो इस बॉन्ड में से अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा, और इस बॉन्ड में दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, कार्बन पर ही रहेगा। इसी तरह इस कार्बन का भी जब बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा, और इस बॉन्ड में दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, कार्बन फिर ही रहेगा। तो ये दोनों कार्बन आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से होती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। इसी तरह यहाँ पर भी अब नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, दूसरी हाइड्रोजन को मैं क्या कर देता हूँ, अलहदा करके लिख देता हूँ। इसी तरह से यहाँ H2 की बजाय मैं दूसरी हाइड्रोजन को अलहदा करके लिख देता हूँ। यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगी, अपना अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएंगे, और दोनों आपस में बॉन्ड बनाकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। यहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकला, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, और इस बॉन्ड में ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर करके क्या बना देंगे। अब लें जी, यहाँ पर सिंगल था, सिंगल ही रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या था, पहले सिंगल था, अब डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। और ये कार्बन है, इन तमाम कार्बन के पास अब क्या रह चुका है, एक एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, और इसी तरह ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ से भी एक एक हाइड्रोजन जाएगा, पीछे एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और एक एक हाइड्रोजन जाने की वजह से इन दोनों कार्बन के दरमियान भी क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों के पास भी एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और यहाँ पर सिंगल था, सिंगल ही रहेगा। अब देख सकते हैं किस तरह हमने एन अल्केन को साइक्लोहेक्सेन अल्केन से होते हुए बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारा ओवरऑल एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस। और बच्चों याद रखिएगा, एरोमेटाइजेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़, हमारे पास क्या कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल, यानी कि ये H2, और यहाँ से भी H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी कि 3H2 यहाँ से निकलेंगे। और अगर ओवरऑल एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस देखा जाए तो हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर भी निकला था, ये देखें, इस प्रोसेस के दौरान ये देखें, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं। तो इसके बारे में आखिरी बात, एरोमेटाइजेशन के प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है एक नहीं बल्कि मिक्सचर ऑफ 3 कैटलिस्ट, जो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर ऑफ 3 कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन। यहीं से आप अगर गौर करें तो क्लोज्ड चेन वाले को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके पास क्लोज्ड चेन अल्केन पड़ा है, जिसको आपने नाम दिया था साइक्लो अल्केन था। तो इसका मतलब इसी को आप दोबारा से लिख सकते हैं, इसी स्टेप को आप दोबारा से अलहदा से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा, यही रिएक्शन आप दोबारा से लिखेंगे, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड सारे CH2 यानी कि साइक्लोहेक्सेन। और उसको हम क्या करेंगे, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे। यहाँ पर हमने ये कैटलिस्ट नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि क्या होगा, हम यहाँ पर सिंपली क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव करवा रहे हैं, यानी कि डीहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन। तो डीहाइड्रोजिनेशन के लिए वही कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा जो कि हमने हाइड्रोजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया। तो वो जब आप ये रिएक्शन अलहदा लिखेंगे तो वहाँ पर आप रेनी निकल या प्लाटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। अब बेंजीन को प्रिपेयर करने का दूसरा इंडस्ट्रियल लेवल पे दूसरा और आखिरी मेथड, इस मेथड को आप फर्दर 2 मेथड में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगला मेथड को आप दूसरा मेथड भी कह सकते हैं, तीसरा भी कह सकते हैं। और उसमें आप सोर्स इस्तेमाल करते हैं एसिटाइलिन को किसको हम कहते हैं, बेसिकली इथाइन को कहते हैं। यानी कि हम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम इथाइन या एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फार्मूला हमारे पास क्या है, इथाइन, इथ मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन से आया। तो 2 कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब इनके पास एक एक हाइड्रोजन है। इसको हमने बेंजीन में की रिंग में कैसे कन्वर्ट करवाना है, ज़रा गौर से देखिएगा। पहले हम डायरेक्टली बेंजीन बना लेते हैं।
ये देखिए जी, अब आपको फ़र्क क्लियर है कि एसिटाइलिन में 2 कार्बन हैं, बेंजीन में 6 कार्बन है। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेप तो ये लेना पड़ेगा कि एसिटाइलिन का एक नहीं बल्कि 3 मालिक्यूल लेंगे। एसिटाइलिन के क्या करेंगे, एक नहीं बल्कि 3 मालिक्यूल लेंगे। और जब 3 मालिक्यूल आप क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि वो इस तरह से अरेंज हों आपस में कि वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएं। वो कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम ऑर्गेनो निकल यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्या यूज़ करते हैं, ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और इस दौरान टेम्परेचर जो रखते हैं वो राउंड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हैं 8वें चैप्टर में, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। वहाँ पर अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन यानी कि इस एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन में आपने ये रिएक्शन इस्तेमाल किया था। वहाँ पर कंडीशन क्या थी, डिफरेंट थी, कॉपर ट्यूब थी और टेम्परेचर था 300 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरह से आपस में रीअरेंज होने हैं उसको ज़रा गौर से देखते हैं। इन 3 मालिक्यूल को मैं आपको समझाने के लिए ज़रा अलहदा करके लिख देता हूँ, गौर से देखिएगा। ये एक एसिटाइलिन का मालिक्यूल, ये दूसरा एसिटाइलिन का मालिक्यूल, और ये तीसरा एसिटाइलिन का मालिक्यूल। यहाँ पर सिंपल वही तरीकाकार है कि जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर जो तीसरा बॉन्ड है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वो क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। किस तरह से, हम जानते हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ पर डबल बच जाएंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो गया। और इसी तरह इस कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो जब ख़त्म होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन के पास जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होंगे तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ पर डबल रह जाएंगे और जहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था वहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। इसी तरह ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन दूसरा जो है इस बॉन्ड में मौजूद है वो यहाँ पर आएगा और इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होकर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं। इस तरह यानी कि ये रीअरेंजमेंट होकर इस तरह से हमारे पास बेंजीन का मालिक्यूल तैयार हो जाता है। ये थे हमारे चंद मेथड जो कि इस्तेमाल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एट इंडस्ट्रियल लेवल। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर से मुतल्लिक तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। मज़ीद अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।